Salam Sat Sri Akal. Wish you all a very warm welcome to this wonderful session of Byju's classes. बायजूस न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का बेहतरीन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी, एक और बेहतरीन सेशन लेकर के। और हमारा विषय है आज का फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस काफी लेक्चर्स हम ऑलरेडी ले चुके हैं, बहुत सारी बेहतरीन इंट्रिकेट बातें आप जान चुके हैं। आप में से बहुत से बच्चे रेगुलर रिवाइज भी कर रहे होंगे इन्हें। इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि सभी लोग रेगुलरली रिवाइज जरूर करते रहें। कांस्टेंट रिवीजन, परसिस्टेंट डेडिकेशन की फैक्टर्स हैं आपकी सफलता के लिए। जिंदगी में कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, ये मैं आपको हमेशा कहता हूं। आप लोग खुशनसीब हैं कि आपको बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला है, बेहतरीन फैकल्टी मेंबर्स मिले हैं एंड एक्सपर्ट मेंटर्स मिले हैं जिनका वर्षों का अनुभव है, जिसके जरिए वो आपको सफलता तक जरूर पहुंचाएंगे। चलिए जी, बिना किसी विलंब के साथ आज का ये सेशन शुरू करते हैं। एंड एक प्रॉमिस जरूर कीजिए, रनिंग नोट्स साथ के साथ बनाते रहेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये आसान है, इजी है। आई एम श्योर बहुत से सवाल जो मैं आपसे पूछूंगा आप बिना किसी झिझक के एकदम सही और सटीक उत्तर मुझे दे पाएंगे। चलिए जी, एक पॉजिटिव सोच, एक अच्छी एनर्जी, एक जील के साथ आज के इस सेशन का आगाज करते हैं। सो हमारा विषय है जी फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, राइट। रनिंग नोट्स बनाते रहिएगा, कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए साथ के साथ। सो हियर वी गो। रिकॉल कर लेते हैं एक बेसिक सी बात कि भाई फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है, जो कब से जूनियर क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं, वो क्या है जी? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स यू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। इसी एक छोटी सी रिएक्शन को हमने डिटेल्स में जाना और समझा कि भाई क्या होती हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, क्या है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, डार्क रिएक्शन भी जैसे कह दिया था हमने। किस प्रकार से क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट थाइलाकॉइड के अंदर प्रेजेंट फोटोसिस्टम्स पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे एटीपी और एनएडीपीएच का निर्माण होता है, एंड द प्रोडक्ट्स व्हिच आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग light reaction, they are used as ingredients during dark reaction। सारी कहानी जान चुके हैं। C3 प्लांट्स के बारे में जाना, C4 प्लांट्स के बारे में जाना, क्रैन्स एनाटॉमी क्या है ये आपको बताया, हैच स्लैक साइकिल क्या है ये हमने जाना। ये सारी बातें जानने के बाद आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस की इस प्रक्रिया को इफेक्ट करते हैं। स्वाभाविक सी बात है भाई, हमने देखा लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, सनलाइट, तो सनलाइट एक फैक्टर होगा। पानी चाहिए तो पानी भी एक फैक्टर होगा। क्लोरोफिल हमने पढ़ा था तो क्लोरोफिल एक ऐसा फैक्टर होगा। लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, सो लीफ का सरफेस एरिया मैटर कर सकता है। मीजोफिल सेल्स किस तरह से अरेंज्ड हैं, क्लोरोप्लास्ट किस तरह से अरेंज्ड हैं, यह भी एक फैक्टर होता है जो प्रभावित करता है फोटोसिंथेसिस को, राइट। सो कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रभावित कर सकती है। तो यही सारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। ठीक है जी, देखिए कितना खूबसूरत सा ये पौधा आपको दिखाया गया है, पेड़ आपके सामने। सो बढ़े फिर आगे जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, राइट। चलो, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप सब लोग याद रखिएगा, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। समझना ध्यान से, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। इफ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, साथ साथ समझते हैं, यदि कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसे एक से ज्यादा फैक्टर्स प्रभावित कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, तो देन its rate will be determined by the factor। तो उसका रेट जो है उसे कौन निर्धारित करेगा? एक केमिकल प्रक्रिया एक से ज्यादा फैक्टर्स से प्रभावित हो रही है, then the rate of that chemical process will be determined by that factor which is nearest to its minimal value, जो कि
अपनी मिनिमल वैल्यू के पास है। मैं एग्जांपल लेके भी बताऊंगा, राइट। इट इज द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्रोसेस इफ इट्स क्वांटिटी इज चेंज्ड। ये वो फैक्टर है जो डायरेक्टली उस प्रक्रिया को प्रभावित करता है जब उसकी जो उस फैक्टर को उसकी वैल्यू को बदल दिया जाता है। मान लीजिए फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए, हमें क्लोरोफिल चाहिए, है ना, हमें ये सारे फैक्टर्स जो है चाहिए, हमें पानी भी चाहिए ना। अब मान लो कि इन सारी चीजों को जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमने एक यूनिट वैल्यू दे दी है 10 यूनिट्स। मुझे 10 यूनिट्स CO2 चाहिए, 10 यूनिट्स सनलाइट चाहिए, 10 यूनिट्स क्लोरोफिल चाहिए, 10 यूनिट्स वाटर चाहिए। अब यहां पे लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर समझना, मैंने बाकी सारी चीजें तो 10 यूनिट्स दे दी, 10 यूनिट CO2 कर दिया, 10 यूनिट सनलाइट, 10 यूनिट क्लोरोफिल, पर पानी जो है उसको 2 यूनिट्स रखा, नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू। अब आप समझे, तो केवल पानी एक ऐसा फैक्टर बन जाएगा जो उस रेट ऑफ रिएक्शन को यानी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करेगा। समझ आई बात? एग्जांपल के साथ लेट्स अगेन सी दिस थिंग। इफ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, जैसा कि फोटोसिंथेसिस मोर देन वन फैक्टर से इफेक्ट होता है, then the rate of that process will be determined by the factor which is nearest to its minimal value, right? जो उसके मिनिमल वैल्यू के नियरेस्ट है, जैसा मैंने पानी की एग्जांपल लेकर के बताई। किसने दिया था ये लॉ? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स F ब्लैकमैन। तो इसलिए इसे ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स भी कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसे। चलिए मेरे राजा बेटा एंड रानी बेटियां, ऑल माय फ्यूचर डॉक्टर्स, बढ़ते हैं आगे और जानते हैं वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करते हैं। तो ये इंटरनल फैक्टर्स भी होंगे और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होंगे। दो तरह की, दो ब्रॉड कैटेगरीज ले ली, इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल कौन कौन से? जैसे कि प्लांट के पास कितने लीव्स हैं, नंबर ऑफ लीव्स, देन सेकंड इज एज ऑफ लीव्स, पत्ते नए हैं, पुराने हैं, मैच्योर हैं, यंग हैं, ये भी मैटर करेगा। ओरिएंटेशन ऑफ द लीव्स, लीव्स किस तरह से ओरिएंटेड हैं, क्या प्रॉपरली सनलाइट की तरफ वो एक्सपोज्ड है, पूरी तरह से सूर्य की रोशनी मिल रही है या नहीं मिल रही। देन साइज ऑफ द लीव्स, क्या बहुत बड़े साइज के पत्ते हैं या बहुत छोटी छोटी पत्तियां हैं, ये भी प्रभावित करेगा। ओरिएंटेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, लीफ के अंदर मीजोफिल सेल्स हैं, मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट किस प्रकार से है, क्या वो मीजोफिल सेल की वॉल के लेटरल वॉल के पैरेलल हैं, जो सनलाइट आ रही है उसके परपेंडिकुलर है, या क्लोरोप्लास्ट रैंडमली ओरिएंटेड है, यह बात भी प्रभावित करेगी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। ओरिएंटेशन एंड नंबर ऑफ मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स याद कीजिए, पेलिसेड पेरेन्काइमा, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, वो कैसे अरेंज्ड है। अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, भाई थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर कितना क्लोरोफिल है। तो ये सारे फैक्टर्स जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस हैं, मतलब ये तो जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। हर प्लांट स्पीशीज का ये अपना अपना जो है सीन होगा कि भाई उसमें पत्ते किस तरह के हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, क्लोरोफिल किस तरह के हैं, राइट, एंड किस तरह के क्लोरोप्लास्ट हैं, ये सारी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस हैं, राइट। इज इट क्लियर? फिर से रिपीट कर लें। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में अभी तक हमने ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स जाना कि यदि एक केमिकल प्रोसेस एक से ज्यादा फैक्टर्स के द्वारा रेगुलेट हो रही है, गवर्न हो रही है, तो उस प्रोसेस का रेट वो वाला फैक्टर निर्धारित कर देगा जो अपनी मिनिमल वैल्यू में है। जैसे पानी अगर बहुत कम हुआ, बाकी सारी चीजें पूरी हुई, तो पानी ही वो फैक्टर बन जाएगा जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिटरमिन कर रहा है। जो फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस को डिटरमिन कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, वो इंटरनल और एक्सटर्नल दो कैटेगरीज में हमने बांटे। पहले हम इंटरनल डिस्कस कर रहे हैं, फिर से देख लेते हैं। आई एम श्योर आप साथ के साथ नोट भी कर रहे होंगे। इंटरनल में नंबर ऑफ लीव्स, सेकेंड इज एज ऑफ लीव्स, थर्ड इज ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स। तो लीव्स को लेकर के ही कितनी सारी बातें हैं ये। साइज ऑफ द लीव्स, ओरिएंटेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ द मेसोफिल सेल्स, ओरिएंटेशन कैसा है उनका, एंड द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, ऑक्सीजन कितनी है वातावरण में, एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है,
तापमान कैसा है, सनलाइट कैसी है, सनलाइट की इंटेंसिटी कैसी है, क्वालिटी कैसी है, कितने समय तक सनलाइट में पौधा एक्सपोज्ड रहा, पानी जो है वो कितना है। ये हो गए एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो दो ब्रॉड कैटेगरीज लेके चल रहे हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, राइट। एक्सटर्नल में क्या क्या देखा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, सनलाइट एंड वाटर। वन बाय वन ये सारे फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं ले रहा हूं जी आपके सामने सनलाइट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर। नाउ एक बात आपने देखी भी होगी, पढ़ी होगी, सुनी भी होगी कि भाई सनलाइट रेयरली ही कभी लिमिटिंग फैक्टर रहेगा प्लांट्स के लिए। सूर्य की रोशनी हमारे पूरे प्लेनेट को जो है प्रकाशमान किए हुए हैं, हर जगह है, तो ये रेयरली ही कभी लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। हाँ, वहां जरूर हो सकता है जहां पे आपने देखा ये बहुत ही डेंस घने फॉरेस्ट हैं, घने जंगलात हैं, और जो प्लांट्स हायर हाइट अचीव कर लेते हैं, वो पूरी कैनोपी जो बना देते हैं, वो उनकी छाया, उनकी परछाई उन प्लांट्स पे पड़ेगी जो कि नीचे हैं, जो कि हाइट में छोटे हैं। अब आप समझे, तो वहां पे सनलाइट एक लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है। इज इट क्लियर? राइट जी, देख पा रहे हैं आप ये बात, समझ गए जो मैंने कहा। अदरवाइज रियरली सनलाइट कभी लिमिटिंग फैक्टर होता है। सनलाइट के वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैटर करेंगे? लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की क्वालिटी एंड द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, राइट। लाइट इंटेंसिटी, लाइट क्वालिटी, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, तीनों बातें, तीनों समझते हैं हम जी। सबसे पहले ले लेते हैं लाइट इंटेंसिटी। क्या ज्यादा इंटेंस लाइट होनी चाहिए, कम इंटेंस लाइट होनी चाहिए, या जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है तो किस प्रकार से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इफेक्ट होता है। अब एक ग्राफिकल वे से हम ये समझने जा रहे हैं। हमने एक एक्सिस पे लाइट इंटेंसिटी लिया है और दूसरे एक्सिस पे यानी वाई एक्सिस पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लिया है। समझिएगा, आगे देखिए। जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है। लाइट इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ रही है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है। लेकिन गौर कीजिएगा, ये कोई इनडेफिनेटली नहीं बढ़ता जाएगा एक स्ट्रेट लाइन की तरह, नहीं। एक समय ऐसा आ जाएगा जब ये एक प्लेट्यू फेस आ जाएगा, राइट। उसके बियॉन्ड ये इंक्रीज नहीं करेगी, राइट। एक सैचुरेशन लिमिट आ जाएगा। सो वो आएगा सैचुरेशन एट 10% ऑफ द इंसिडेंट सनलाइट। जो इंसिडेंट सनलाइट है उसका 10% जब आ गया है तो वो सैचुरेशन लिमिट हो जाएगा। समझिए फिर से बात, जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता है एक सर्टेन लेवल तक। ऐसा नहीं है कि इनडेफिनेटली इंटेंसिटी बढ़ाते रहो, भाई इतनी इंटेंस लाइट हो जाएगी तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो नहीं बढ़ सकता। समझे बात ये? ठीक है जी। सो पहला फैक्टर हो गया लाइट इंटेंसिटी। दूसरा क्या ले रहे हैं हम सनलाइट के बारे में, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक? लाइट की क्वालिटी। याद कीजिए वेवलेंथ ऑफ लाइट वाली बात, विब गाय और बताया था मैंने आपको, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट। और जो क्लोरोफिल है पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट में रिस्पॉन्ड कर रहा है, हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिल रहे हैं। याद कीजिए हमने शुरुआत में जब हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी, एंगलमैन्स एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रेड एंड ब्लू लाइट में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सीजन एट द हाईएस्ट लेवल। इन्होंने क्लेडोफोरा और कुछ बैक्टीरिया लेकर के पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट में ये एक्सपेरिमेंट करा था, ये चीज हमने पढ़ी थी। ठीक है जी। सो इसका मतलब है ब्लू एंड रेड वेवलेंथ ऑप्टिमम है फोटोसिंथेसिस के लिए। जब हम ऑप्टिमम कहते हैं इसका मतलब वह वैल्यू किसी फैक्टर की जिस पे बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है। तो जो टोटल लाइट हमने पढ़ा कि भाई जिसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड है, उसमें जो रेड एंड
ब्लू लाइट है वहां पे हमें ऑप्टिमम यानी बेस्ट रिजल्ट मिल रहे हैं। ये एंगलमैन्स एक्सपेरिमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसमें हमने बताया था क्लेडोफोरा एल्गा और एरोबिक बैक्टीरिया लिए। सो जहां पे ब्लू एंड रेड वाला रीजन था वहां पे हमें मैक्सिमम बैक्टीरिया एरोबिक वाले मिले क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी और एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन की तरफ आकर्षित हो रहे थे। तो सनलाइट का पहला फैक्ट जो कैरेक्टरिस्टिक था वो हमने लिया इंटेंसिटी। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हमने लिया है सनलाइट का कि उसकी क्वालिटी कैसी है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। राइट जी, क्लियर है, याद रहेगा ये। सो हमने इस तरीके से भी दिखा दिया, रेड एंड ब्लू में मैक्सिमम हमें फोटोसिंथेसिस मिल रहा है। नोट करते जाइएगा, क्लास के एंड में, सेशन के एंड में आप देखेंगे सारी इंफॉर्मेशन कंपाइल्ड फॉर्म में आपके सामने है और आपको लगेगा कितना आसान था ये फैक्टर्स को याद रखना। नेक्स्ट देखें जी, चलिए नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, कि भाई कितने समय तक एक्सपोज्ड है। कुछ होते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स, कुछ होते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। जैसे आप देख पा रहे हैं ये है शॉर्ट डे प्लांट्स, राइस हो गया, कॉटन हो गया। इन्हें दिन भर में बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चाहिए सूर्य की रोशनी, राइट। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे स्पिनच यानी पालक है, लेटस है, जो कि लॉन्ग डे प्लांट्स है, इन्हें ज्यादा लंबे समय तक चाहिए। तो यहाँ पे ड्यूरेशन की बात हो रही है। पहले हमने इंटेंसिटी की बात करी, फिर हमने क्वालिटी की बात करी और अब हमने ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर की बात करी है। ठीक है जी। सो एक फैक्टर हो गया सनलाइट। दूसरे फैक्टर पे आते हैं, दैट इज क्लोरोफिल। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, कितना क्लोरोफिल है और सबसे पहले जानते हैं क्लोरोफिल प्रेजेंट कहां है। चलिए, क्लोरोप्लास्ट याद है आपको जी? क्लोरोप्लास्ट कैसे भूल सकते हैं, पूरे चैप्टर में ही क्लोरोप्लास्ट कई बार हमने पढ़ा है। सो मीजोफिल सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट की संख्या है ये भी वेरी करती है, 100 तक भी हो सकती है, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो क्या होते हैं जी, थाइलाकॉइड, जो कि ग्रेना बनाए हुए है ना। ग्रेना की संख्या भी वेरी कर जाती है। ग्रेना कैन बी से दे कैन बी एज लेस एज 20, दे कैन बी एज हाई एज 100 आल्सो एक क्लोरोप्लास्ट में। और ग्रेना के अंदर थाइलाकॉइड का भी नंबर वेरी कर जाता है, राइट। सो अंततः हम किस बात पे पहुंचे कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितने ग्रेना हैं, ग्रेना के अंदर कितने थाइलाकॉइड हैं, वहां पे क्वांटोसोम्स हैं जिसमें हमने फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 पढ़ा, और वहां पे अल्टीमेटली क्या है जी, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं। सो क्लोरोफिल कितना है ये भी डिसाइड कर देगा कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे प्रभावित हो रहा है। राइट जी, क्लियर है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स जिसके अंदर ग्रेना, ग्रेना में थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2, जहां पे हमने पढ़ा था जी क्लोरोफिल के बारे में। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। ये रहा लीफ। लीफ का जब हम सेक्शनल व्यू दिखाते हैं ये इंपॉर्टेंट है जी। यहां पे आपको मीजोफिल सेल्स नजर आ रहे हैं। मीजोफिल सेल्स में याद करो पेलिसेड पेरेन्काइमा, देन हमने पढ़ा था स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, याद है। ये पेलिसेड लिख देता हूं मैं इसको, और यहां पे हमने दिखाए भाई क्लोरोप्लास्ट। अब हम ये भी जानेंगे ये मीजोफिल सेल्स भी कैसे कैसे अरेंज्ड हैं, क्या ये लूजली अरेंज्ड है, क्या ये कंपैक्टली अरेंज्ड है, इनका नंबर कैसा है, ओरिएंटेशन कैसा है, वो भी डिसाइड कर देगा फोटोसिंथेसिस को। ठीक है जी, राइट। ये पेलिसेड और ये वाले रहे स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, राइट। चलो क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है यहां पे क्लियरली, वेरी गुड, बढ़िए आगे। अब अगला पॉइंट आता है राजा बेटा एंड रानी बेटियां, अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल सेल्स में, ये तो हमने समझ लिया। मीजोफिल सेल्स में अलाइंड कैसे हैं, किस तरह से अरेंज्ड हैं, देखना समझिएगा। हाई लाइट इंटेंसिटी अगर है, लाइट ऐसे इंसिडेंट रेज ऐसे फॉल करती है ना, अगर हाई लाइट इंटेंसिटी है तो क्लोरोप्लास्ट अपने आप को बचा के रखना चाहेंगे कि भाई हाई लाइट इंटेंसिटी से कहीं हमें कोई नुकसान ना पहुंचे। तो वो क्या करते हैं कि जो मीजोफिल सेल्स हैं, ये एक मीजोफिल सेल दिखाया है, इसकी लेटरल वॉल्स के साथ जाकर के अलाइन हो जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट्स अलाइंड टू द लेटरल वॉल्स। तो इस तरह के अरेंजमेंट को कहते हैं पेरिस्ट्रोफ। ये टर्म याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। हाई लाइट इंटेंसिटी में क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल सेल्स की लेटरल वॉल्स, साइडों वाली वॉल्स में अलाइन हो जाते हैं ताकि सीधी इंसिडेंट लाइट उनके ऊपर ना पड़े। ये हो गया हाई लाइट इंटेंसिटी में। अब हम देखते हैं जी, अगर लाइट की इंटेंसिटी मॉडरेट हुई, मतलब ठीक ठाक हुई, राइट, ना ज्यादा है ना कम है, मॉडरेट है,
तो क्लोरोप्लास्ट जो है दे आर अरेंज्ड रैंडमली, फिर उनका अरेंजमेंट रैंडम है मीजोफिल सेल्स में। इस तरह के रैंडम अरेंजमेंट को एपोस्ट्रोफ कहते हैं। टर्म्स याद रखना, इस तरह के रैंडम अरेंजमेंट को एपोस्ट्रोफ कहते हैं। अब हम तीसरी कंडीशन देखते हैं बेटा। तीसरी कंडीशन है अगर लो लाइट इंटेंसिटी है, तो स्वाभाविक सी बात है, लो लाइट इंटेंसिटी है, मैक्सिमम आउटपुट उसमें से निकालना है, तो खुद को इस तरह से अरेंज्ड कर लो कि जो इंसिडेंट लाइट है बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर आ जाओ। जैसे ये लाइट रेज तो ऐसे अरेंज हो जाओ, ठीक है। सो लिखा है जी क्लोरोप्लास्ट दे आर अलाइंड परपेंडिकुलरली। इस तरह के अरेंजमेंट को एपिस्ट्रोफ कहते हैं। ये टर्म्स याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट है, राइट। और लिख के याद होंगी। ये तीन बातें हमने पढ़ी, हाई लाइट इंटेंसिटी पैरेलल टू द लेटरल वॉल्स, मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी रैंडम अरेंजमेंट, लो लाइट इंटेंसिटी परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट, राइट। तीनों बातें फिर से एक बार देख लेते हैं कि अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है मीजोफिल सेल्स के अंदर वो किस किस तरह का हो सकता है। पैरास्ट्रॉफ हो सकता है, एपिस्ट्रॉफ हो सकता है एंड एपोस्ट्रॉफ हो सकता है, राइट। याद रखना ये। सो दीज थिंग्स आर गोइंग टू अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंडिंग अपॉन लाइट की इंटेंसिटी। क्लोरोप्लास्ट अपने आप को मीजोफिल सेल्स में अलग अलग पोजीशंस में अरेंज कर लेते हैं। ओके, सो क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया जी। अब हम आ जाते हैं कुछ उन फैक्टर्स पे जो लीफ से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। लीफ के स्वयं के कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या लीफ बड़े हैं, क्या लीफ छोटे हैं, लीफ किस तरह से सनलाइट की तरफ ओरिएंटेड हैं, उनके अंदर मीजोफिल सेल्स कैसे हैं, ये सारी बातें हम पढ़ने जा रहे हैं। सो आपका हेडिंग है जी लीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। चलो देखते हैं जी, दो पिक्चर्स में आपको दिखा रहा हूं, अरेंजमेंट 1, अरेंजमेंट 2। गौर से देखना, आपसे पूछूंगा मैं सवाल अभी। नंबर एंड अलाइनमेंट ऑफ मीजोफिल सेल्स की बात करने जा रहे हैं। लीफ में नंबर एंड अलाइनमेंट, आप अरेंजमेंट 1 में देखिए कि पेलिसेड मीजोफिल सेल्स अरेंजमेंट 1 में कैसे हैं, ढीले ढाले, इधर उधर, आपस में कंपैक्टली पैक्ड नहीं है। अरेंजमेंट 2 में आप देखिए कि ये वाले जो सेल्स हैं ये किस तरह से बेहतर तरीके से पैक्ड लग रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है जी। पेलिसेड मीजोफिल सेल्स का जिक्र हो रहा है और यहाँ पे आप स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स देख रहे हैं, इनका अरेंजमेंट भी देख लीजिए। सो आप मुझे खुद बताइए कि कहां पे आपको लग रहा है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, अरेंजमेंट 1 में या अरेंजमेंट 2 में? पिक द विनर, कम ऑन टेल मी। आई एम श्योर मेजॉरिटी ऑफ यू हैव गॉट इट राइट। यस, द विनर is the arrangement 2, where you can see that the mesophyll cells are compactly packed, there are more number of mesophyll cells per unit area। तो स्वाभाविक सी बात है भाई, ज्यादा क्लोरोप्लास्ट भी होंगे, ज्यादा क्लोरोप्लास्ट है ज्यादा क्लोरोफिल होगा, तो लेफ ऑफ जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो उसी हिसाब से ज्यादा होगा। अगला फैक्टर, इसमें से भी पिक द विनर, ये ऊपर लिखा आ रहा है ना, हेडिंग दिख रहा है आपको, आपको विजेता को चुनना है दोनों में से। एक तरफ अरेंजमेंट 1 है, अरेंजमेंट 2, ऐसे मान लीजिए। ओरिएंटेशन ऑफ लीफ की बात हो रही है। एक तरफ तो आपको दिख रहा है कि लीफ का जो पेटियोल है उसने पूरी मजबूती से सूर्य की रोशनी के सामने लीफ को जो है एक्सपोज कर रखा है, ठीक है जी। और दूसरी तरफ देखिए वो बिल्कुल ढीले ढाले से पत्ते बेचारे लटके पड़े हैं, सूर्य की रोशनी पूरे प्रॉपर तरीके से उनपे नहीं पड़ पा रही है। मैंने आपको क्लू भी दे दिया। सो ऑब्वियसली इन दिस केस द विनर विल बी दिस अरेंजमेंट, राइट। इसे अरेंजमेंट 1 कह लीजिए आप। इज इट क्लियर, राइट। लीफ के बारे में जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, अभी हमने मीजोफिल सेल्स का जिक्र किया, अब हमने ओरिएंटेशन ऑफ लीफ का कहा। अब अगली बात देखते हैं लीफ के कैरेक्टर को लेके, एज ऑफ द लीफ। लीफ की उम्र जो है, आयु जो है वो भी निर्धारित करेगी। अब आप इसमें से भी विनर बताएंगे मुझे। ये रहे यंग लीव्स, अभी नन्हे नन्हे छोटी छोटी कोंपलें जो हैं वो फूटी हैं, और ये है जी मैच्योर लीव्स, और ये है ओल्ड सिनाइल लीव्स। अंदाजा लग गया होगा आपको, इसमें से विनर कौन होगा जी? यस, यू गॉट इट राइट, मैच्योर लीव्स, ये रहेंगे विनर। यहां पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको सबसे बेहतरीन मिलेगा।
पत्ते का साइज भी मैटर करेगा, लीफ का साइज भी, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। जब आप बिग लीफ की बात कर रहे हो, उसे कंपेयर कर रहे हो स्मॉल लीफ के साथ, तो एक लीफ का सरफेस एरिया जब ज्यादा है तो ज्यादा सनलाइट भी उसके ऊपर आ रही है, उसमें ऑब्वियसली नंबर ऑफ जो मीजोफिल सेल्स हैं वो भी ज्यादा हो जाएंगे स्मॉलर के कंपैरिजन में, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ज्यादा हो जाएंगे, तो साइज ऑफ लीफ में भी जो बिग साइज लीव्स हैं वो बाजी मार जाएंगे, वो विनर्स हैं। लीफ के कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं, गौर कीजिएगा। नंबर ऑफ लीव्स, नंबर ऑफ लीव्स, अगर बहुत ज्यादा लीव्स हैं, मेनी लीव्स, और उसे कंपेयर कर रहे हैं फ्यू लीव्स के साथ, तो अब आप ऑब्वियसली कह पाएंगे कि भाई इसमें से भी विनर जो है वही है जहां पे ज्यादा लीव्स हैं। हालांकि कुछ प्लांट्स ऐसे जरूर होते हैं जहां पे जो फ्यू लीव्स हैं उसकी कोई ना कोई वजह है, वो कोई उनके लिए अडेप्टेशन हो सकती है, तो ऐसा नहीं है कि उनका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इतना कम हो कि उनका सर्वाइवल ही ना हो पाए। ये बात हम तब करें जब हम कंपेयर कर रहे हैं दो चीजों को, मोर नंबर ऑफ लीव्स कंपेयर्ड विद लेस नंबर ऑफ लीव्स, राइट, यंग लीव्स कंपेयर्ड विद मैच्योर लीव्स, ओल्ड लीव्स कंपेयर्ड विद द मैच्योर लीव्स, राइट, एक कंपैरिजन में जब हम देखते हैं इस चीज को। चलिए, अगला महत्वपूर्ण फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की ही तो सारी कहानी थी जी, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। प्लीज रिमेंबर, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर। मैं इसके आगे लिख देता हूं इंपॉर्टेंट, ताकि आपको ये बात याद रहे। हम अपने पूरे एटमॉस्फेयर में अलग अलग गैसेस की बात करते हैं, सबसे ज्यादा गैस कौन सी है जी? नाइट्रोजन। आपको पता है जब आप सांस लेते हैं तो आपके फेफड़ों में नाइट्रोजन भी जाती है अंदर, है ना, लंग्स में जाती है नाइट्रोजन, ब्लड में भी जाती है। सो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे है जी ऑक्सीजन 21%, देन कम्स कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, देन कम्स व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% से 0.04% तक। कितनी कम लग रही है ना, थोड़ी सी है। बेचारे पेड़ पौधे इसी में अपना काम चला लेते हैं। अगर हम इसको बढ़ा दें, किसी कारण से ये CO2 का लेवल बढ़ जाए, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट तक। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा CO2 कर दिया है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंडेफिनेटली बढ़ता जाएगा, ये नहीं होगा। ये हम देखेंगे आगे, इसका रीजन जानेंगे। सो 0.03 से 0.04% तक कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में। What will happen if we are increasing the level of CO2? गौर से समझिएगा, अगर 0.5% तक ये चला जाए, there is increase in the rate of photosynthesis, राइट, 0.03 से 0.04 तक है, और अगर हम 0.5 तक ले गए हैं, सो हमने देखा है कि रेट जो है बढ़ रहा है फोटोसिंथेसिस का। Accumulation of carbohydrates and reduction in the assimilation of nitrates, calcium, magnesium, ये बात क्या कही गई है, सुनिए गौर से। मैंने कहा एक सर्टेन लेवल तक अगर स्लाइट इंक्रीज CO2 में हुआ तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ा, अगर बहुत ज्यादा हो गया तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। वो क्यों कम होगा वो समझा रहा हूं, क्योंकि अगर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट प्लांट ने बना लिए, अगर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट ने बना लिए, कार्बन डाइऑक्साइड से बन तो कार्बोहाइड्रेट्स रहे हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ मोर कार्बोहाइड्रेट्स विल इंटरफेयर, वो इंटरफेयर करता है किसके साथ? कि प्लांट्स बाकी न्यूट्रिएंट्स जो हैं, नाइट्रेट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसको सही तरीके से एब्जॉर्ब, एसिमिलेट नहीं कर पाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स का ज्यादा हो जाना बाकी न्यूट्रिएंट्स के लिए एक रुकावट पैदा कर देगा एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन में। तो प्लांट को सिर्फ कार्बोहाइड्रेट तो नहीं चाहिए, बाकी चीजें भी चाहिए, तो ओवरऑल प्लांट हेल्थ जो है वो इफेक्ट हो जाएगी। सो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी गोइंग डाउन। इज इट क्लियर? Let me again tell you, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर, ये हमें ध्यान रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड हल्की सी जब बढ़ जाती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता है। यहाँ पे भी C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स में अंतर है जो हम जानेंगे अभी, राइट, लेकिन एक सर्टेन लेवल की बियॉन्ड CO2 का बढ़ जाना खराबी पैदा कर देगा, प्लांट की ओवरऑल हेल्थ इफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हो जाने पे नाइट्रेट्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब चीजों का एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन इफेक्ट हो जाता है, ओवरऑल प्लांट हेल्थ डिटीरियोरेट कर जाएगी। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। लो लाइट कंडीशन और हाई लाइट कंडीशन, ये लाइट की जो इंटेंसिटी है इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटेड है।
राइट। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा देने से और लाइट इंटेंसिटी अगर कम हो गई, सुनिएगा ध्यान से, अगर लाइट की इंटेंसिटी लो है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो आप ये मत सोचिए कि इंक्रीज होगा फोटोसिंथेसिस के रेट में। गौर कीजिए जो इक्वेशन आपके सामने लिखी है, लाइट इंटेंसिटी लो, CO2 हाई, फायदा नहीं हुआ। फायदा कब होगा? हाई लाइट इंटेंसिटी हो, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट तक। हर चीज में सैचुरेशन आता है, इंडेफिनिटली इंक्रीज नहीं करेगा वो। तो लाइट इंटेंसिटी और CO2 रिलेट करके बताई मैंने ये बात आपको। अब ये प्लांट्स ऑब्जर्व कीजिए, C4 प्लांट, C3 प्लांट्स याद है आपको? C3 प्लांट्स में होने वाली कुछ समस्याएं। रुबिस्को एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप हमेशा याद रखिएगा, राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, जो कि ऑक्सीजनेस भी हमने कहा था ना कि ऑक्सीजन ज्यादा है तो कहता है मैं ऑक्सीजन को पकड़ लूंगा, अदरवाइज वो बेचारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है। सो टेम्परेचर और ये जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का रेशो, ये फिर एक समस्या हो जाता है C3 प्लांट्स के लिए। C4 प्लांट्स ने इसे सॉल्व करा है। C4 प्लांट्स में हमारे पास मेज है, there is sugarcane, C3 plants में sunflower and rice। अब हम क्या जानने जा रहे हैं इनके बारे में वो देखिएगा, गौर से समझिएगा। रिस्पॉन्स ऑफ C3 and C4 plants to increasing levels of CO2। C3 प्लांट्स के लिए जब CO2 का लेवल बढ़ा तो उनका रिस्पॉन्स क्या है? C4 प्लांट्स के लिए जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा तो नतीजा क्या है? ये दोनों बातें कंपेयर करके अभी हम जानेंगे। एक ग्राफिकल वे में इसे हमने रिप्रेजेंट किया है आपके लिए। देखिए, हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, ये रहे उसके यूनिट्स, राइट जी। हमने वाई एक्सिस पे लिया रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता गया और उसके बढ़ने से कैसे रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक इफेक्ट हो रहा है फॉर C3 एंड फॉर C4। आप चाहें तो ये ग्राफ ऐसे ही साथ के साथ बना लीजिए, राइट। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक एक्सिस पे लिया है CO2 का कंसंट्रेशन, दूसरे एक्सिस पे लिया है रेट ऑफ CO2 अपटेक। अब आप गौर कीजिए, दोनों कलर्स को ध्यान रखिएगा। हमने एक कलर से C4 स्पीशीज दिखाए हैं प्लांट्स के, दूसरे से C3 दिखाए हैं। गौर करते हैं, हमने C3 दिखाया है जी ग्रीन कलर से, C4 दिखाया है रेड कलर से। आप देखिए, जैसे जैसे CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक भी बढ़ रहा है दोनों में। तो एक बात तो कॉमन आ गई कि दोनों में ही C3 C4 में रेट ऑफ जो है कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक बढ़ता है जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ती है। अब यहां पे एक बात समझने वाली है, सैचुरेशन लेवल। गौर कीजिएगा, मैंने बोला कि ये ग्राफ कोई स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं बढ़ते जाते, चाहे वो टेम्परेचर को लेकर के हो, चाहे लाइट इंटेंसिटी को लेकर हो। एक सर्टेन लेवल तक बढ़ता है ये चीज, उसके बाद एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है। आप देख पा रहे हैं C3 and C4 के लिए सैचुरेशन लेवल्स, लेकिन अलग अलग वैल्यूज पे ये हमें सैचुरेशन लेवल्स अचीव हुए हैं। हमें C3 स्पीशीज के लिए ये सैचुरेशन लेवल कहां अचीव हुआ है, गौर कीजिए उस वैल्यू पे। C4 स्पीशीज के लिए ये सैचुरेशन लेवल हमें एक अलग वैल्यू पे अचीव हुआ। सैचुरेशन लेवल क्या है समझिए गौर से। सैचुरेशन लेवल क्या है, आप लिखना चाहें साथ के साथ लिख भी सकते हैं। सैचुरेशन लेवल से बेटा मतलब है, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बियॉन्ड विच an increase in concentration would not lead to increase in rate of photosynthesis। सादी भाषा में समझाता हूं, सैचुरेशन लेवल कार्बन डाइऑक्साइड का उतना कंसंट्रेशन है जिसके बियॉन्ड, जिससे आगे जाने पर, जिससे ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ा देने पर फोटोसिंथेसिस का रेट और ज्यादा नहीं बढ़ेगा। सिंपल, फिर से समझते हैं, इट इज दैट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उतनी मात्रा, उतना कंसंट्रेशन जिससे आगे जाने पर और ज्यादा बढ़ा देने पर फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ेगा। जो मैक्सिमम अचीव होना था सो हो गया। दैट इज व्हाट इज सैचुरेशन लेवल। इज इट क्लियर? सबको समझ आ गया? चलो अब आप देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का जो हम सैचुरेशन की बात कर रहे हैं वो ग्राफ फिर से देख लीजिए। C3 के लिए, C4 के लिए
कलर से आप ध्यान रखिएगा, रेड कलर से C4 रिप्रेजेंट किया गया है और ग्रीन कलर से हमने C3 रिप्रेजेंट किया है। अब आप देखना, कार्बन डाइऑक्साइड सेचुरेशन का जो लिमिट है, सेचुरेशन पॉइंट जो है वो C4 प्लांट्स के लिए वैल्यू है 360। ठीक है जी, क्या है वैल्यू C4 प्लांट्स के लिए? आप देख पा रहे हैं ये यहां पे एक्स एक्सिस पे देखिए, C4 स्पीशीज के लिए वैल्यू इज 360। Now see the same value for C3 plants. गौर कीजिए, C3 प्लांट्स के लिए वैल्यू 400 से ज्यादा है, 450 यूनिट्स। ठीक है, क्लियर है जी। C3 एंड C4 के लिए डिफरेंट है, C3 के लिए वैल्यू आपको 450 मिला है। चलो अब आगे देखते हैं फिर से। C3 एंड C4 प्लांट्स को एक बार रिकॉल कर लीजिए। ध्यान रखना, क्रैन्स एनाटॉमी, वो रेथ लाइक अरेंजमेंट ऑफ द बंडल शीट सेल्स क्यों किया था C4 प्लांट्स ने, ज्यादा टेम्परेचर को कैसे टॉलरेट कर पा रहे थे, रुबिस्को को कैसे बचा लिया उन्होंने, ऑक्सीजन से नहीं जुड़ने दिया, CO2 कैसे एंटर करी थी मीजोफिल सेल्स में, बाइकार्बोनेट आयंस बने थे, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बना था, C4 वाला जो कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना था, मैलिक एसिड था, वो सारी चीज याद आ गई आपको C4 के लिए। तो C3 C4 अब दिमाग में रखो और समझो इस चीज को। दो तरफ दिखा रहा हूं, एक तरफ C3 प्लांट्स, एक तरफ C4 प्लांट्स। गौर कीजिए, C3 प्लांट्स में रुबिस्को में बाइंड टू ऑक्सीजन, पढ़ी थी ना ये बात, रुबिस्को राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके समस्या पैदा कर देता है, फोटो रेस्पिरेशन वाली, राइट। ये लिखा है जी फोटो रेस्पिरेशन। रुबिस्को ने कहा मैं तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाऊंगा भैया, मैं फोटो रेस्पिरेशन कर दूंगा, कार्बन लॉस हो जाएगा वहां पे। सो देयर इज रिड्यूस्ड एसिमिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है ये बात? अब इसको C4 से कंपेयर करते हैं। C4 वाली वो क्रैन्स एनाटॉमी वो सब याद कीजिए, वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीट सेल्स थे, मीजोफिल सेल्स के पास CO2 आ रही थी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचने देनी रुबिस्को के पास, वो सारा अरेंजमेंट उन्होंने कराया। कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म है इनके पास, मीजोफिल सेल्स में CO2 जाता है, याद है ना वो बात, CO2 जब मीजोफिल सेल्स में गया, CO2 किसके साथ जुड़ा था, पानी के साथ, क्या बन गया था, H2CO3। H2CO3 किस में डिसोसिएट हो गया था, हाइड्रोजन आयंस में, बाइकार्बोनेट आयंस में। ठीक है, याद है ये बात, बाइकार्बोनेट आयंस फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट के साथ जुड़े थे, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना था, ये पूरा मैकेनिज्म। तो इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा, यहां फोटो रेस्पिरेशन नहीं होने देते, ये रुबिस्को को ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ने दे रहे थे, यहां पे एफिशिएंट एसिमिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये डिफरेंस है, यहां पे एफिशिएंट एसिमिलेशन है और उधर रिड्यूस्ड एसिमिलेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके, अब आप फिर से देख लीजिए, C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से कैसे प्रभावित हो रहे हैं। हमारे पास एक तरफ C4 प्लांट्स हैं, एक तरफ C3 प्लांट्स हैं, दोनों का ग्राफ कंपेयर करके देख लीजिए, कहां पे सैचुरेशन लिमिट C3 में अचीव हो रहा है और कहां पे सैचुरेशन लिमिट हमें C4 में अचीव हो रहा है, राइट। नाउ अब ये क्यों दिखाया मैंने आपको ग्रीन हाउस, समझे, शायद आप में से बहुत लोगों ने ग्रीन हाउस देखा भी होगा। एक इस तरह का अरेंजमेंट है जहां पे हमने पूरी दीवारें और छत जो है वो ग्लास से, कांच से बना दी हैं और उसके अंदर फेवरेबल कंडीशंस जो है वो क्रिएट करके कंट्रोल्ड कंडीशंस में प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है। अभी कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं हम, यहाँ पे हम अंदर कंट्रोल्ड कंडीशन रख सकते हैं, इवन कार्बन डाइऑक्साइड पंप कर सकते हैं, ज्यादा CO2 दे सकते हैं और कंट्रोल्ड कंडीशंस में हम बेहतर रिजल्ट्स ले सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ग्रीन हाउस प्लांट्स में टमाटर और बेल पेपर, शिमला मिर्च भी बोल देते हैं, आपको पता है बेल पेपर की बहुत सारी वेराइटीज होती हैं। तो ये हमने एक तरह से आप कह लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा करके बेहतर प्रोडक्टिविटी ले ली है अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस में। कहां पे, ग्रीन हाउसेस में। कभी मौका लगे लाइफ में तो जरूर देखिएगा ग्रीन हाउस को। ओके जी, चलिए अगला फैक्टर ले रहे हैं हम यहाँ पे, वाटर, पानी। नाउ पानी, ट्रांसपिरेशन याद कर लीजिए, जड़ से रूट हेयर से होता हुआ पानी जो है प्लांट के हिस्से के अलग अलग पार्ट्स तक, अलग अलग हिस्सों तक पहुंच गया। लीव्स के थ्रू इवेपोरेशन हमने पढ़ा था, कांस्टेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स, ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटा,
याद है सारी बात। सो पानी के साथ साथ सॉल्यूट्स भी आगे बढ़ रहे हैं। अब हम देखते हैं पानी कैसे लिमिटिंग फैक्टर जो है वो हो जाता है। तो एक बार ट्रांसपिरेशन रिकॉल कर लीजिए जी। वाटर एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर, वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द लीफ सरफेस, स्टोमेटा ओपन है, पानी का लॉस हो रहा है। अगर पानी का लॉस ज्यादा हो गया तो हम कह देते हैं ना कि पत्ते बेचारे मुरझा जाएंगे, विल्टिंग भी हो जाएगी लीव्स में। अब आप खुद ही देखिए, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो फिर प्लांट को स्टोमेटा क्लोज करने पड़ जाएंगे, ड्राई हो गए लीफ। स्टोमेटा केवल पानी के लॉस के लिए नहीं है, आप खुद सोचिए, गैसेस भी तो इन्वॉल्व है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश का द्वार भी तो वही है। स्टोमेटा बंद हो गए तो CO2 एंटर ही नहीं कर पाएगा। सो पानी भी एक तरह से इनडायरेक्टली एक मेजर फैक्टर बन गया ना इस चीज के लिए। देखिए जी, ड्राइंग लीव्स में स्टोमेटा हो गए क्लोज। स्टोमेटा अगर हो गए क्लोज, दैट इज गोइंग टू प्रिवेंट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक CO2। तो टेम्परेचर, ट्रांसपीरेशन, वाटर, स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग इंटर रिलेटेड बातें हो गई। पानी का लॉस ज्यादा हुआ अगर किसी कारण से, स्टोमेटा को बंद करना पड़ेगा, CO2 की एंट्री इनहिबिट हो जाएगी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। क्लियर है जी। चलिए अब आप इधर ही देख लीजिए, जैसे विल्टेड लीव्स आपको दिखाए गए हैं कि कितना ज्यादा पानी का लॉस अगर हो गया है, पत्ते मुरझा चुके हैं, ओवरऑल प्लांट हेल्थ भी डिटीरियोरेट कर जाएगी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस गोज डाउन, राइट। सो इन द विल्टेड लीव्स there is reduced surface area, reduced metabolic activity, rate of photosynthesis decreases। मैं फिर से बता दूं बेटा, हम पढ़ रहे हैं वो सारे फैक्टर्स जो फोटोसिंथेसिस के रेट को इफेक्ट करते हैं। इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में हमने देखा लीफ से रिलेटेड कितनी सारी बातें थी। एक्सटर्नल फैक्टर में हमने क्या क्या बातें देखी। सनलाइट एक एक्सटर्नल फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें सनलाइट की क्वालिटी मैटर करती है, इंटेंसिटी मैटर करती है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर मैटर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र करा, ऑक्सीजन का आपको पता ही भाई, ऑक्सीजन ज्यादा होने पे वही फोटो रेस्पिरेशन वाली समस्या। कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र किया, एक सर्टेन लेवल तक CO2 बढ़ने पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, उसके बाद एक सैचुरेशन लिमिट आ जाएगा। सैचुरेशन लिमिट वो वाला पॉइंट होगा जिसके बियॉन्ड CO2 बढ़ा देने से कोई नतीजा नहीं मिलेगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा, इनफैक्ट कम हो सकता है, क्योंकि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट अगर इकट्ठे कर लिए प्लांट ने तो बाकी न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन प्रभावित होती है। C3 C4 प्लांट्स इसमें कैसे डिफर करते हैं सैचुरेशन लिमिट में, वो भी हमने देख लिया कि किस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन, एसिमिलेशन इफेक्टिव ज्यादा कहां पे है। क्लियर जी। चलिए यहां पे अब हमने वाटर के बारे में भी समझ लिया कि इवेपोरेशन अगर पानी का हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग अकॉर्डिंगली होगी, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री इफेक्ट होगी। एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, नेक्स्ट फैक्टर इज एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कैसे प्रभावित करता है, देखो भाई, प्लांट्स ने सिंथेसाइज क्या करने हैं, कार्बोहाइड्रेट से तो सिंथेसाइज करने हैं अल्टीमेटली, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हो जाने पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली तो इस पूरी रिएक्शन का एक प्रोडक्ट ही है ना। अगर हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखें, carbon dioxide plus water giving you glucose and oxygen in presence of sunlight and chlorophyll। ग्लूकोज जो बना है C6H12, C6H12O6 ग्लूकोज जो है ये स्वयं इनहिबिट करने लग जाएगा इस रिएक्शन को। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इटसेल्फ इज इनहिबिटिंग द रिएक्शन। सो ये एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस में अक्सर ऐसा होता है। ठीक है जी। ऑक्सीजन, कैसे ऑक्सीजन एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, कैसे ऑक्सीजन जो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को प्रभावित कर सकता है। याद कर लीजिए, रुबिस्को, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर, द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द बायोस्फीयर, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए भी रखता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी रखता है, राइट जी। सो ज्यादा ऑक्सीजन हो जाने पे क्या समस्या हो जाएगी, रुबिस्को इज अनअवेलेबल टू बाइंड टू CO2, क्योंकि वो ऑक्सीजनेस की तरह बिहेव कर रहा है। देयर विल बी रिडक्शन इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी। सो हाई ऑक्सीजन कंडीशन एंड हाई टेम्परेचर अगर साथ में हो तो फोटो रेस्पिरेशन होने लग जाता है। ये बात हम ऑलरेडी भी
बढ़ चुके हैं और इसी को वार्बर्ग्स इफेक्ट कहते हैं। ज्यादा ऑक्सीजन हो जाना हाई तापमान पे नुकसानदायक साबित हो जाता है, परंतु C4 प्लांट्स ने, आपने पढ़ा था, इस समस्या का समाधान कैसे करा है। अगला फैक्टर लेते हैं जी मेरे राजा बेटा, टेम्परेचर, तापमान। किसी भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन में हम ये पढ़ते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। किसी भी चीज को देख लीजिए, यहां पे हमने एक्स एक्सिस पे लिया टेम्परेचर, जैसे जैसे तापमान बढ़ा है रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी बढ़ी है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इनडेफिनेटली बढ़ता जाएगा कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा। नो नो नो, हाई टेम्परेचर पे एंजाइम्स का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाता है। ज्यादा तापमान हो जाना एक सर्टेन लिमिट के बियॉन्ड एंजाइम्स के लिए खतरनाक है, परमानेंट डीनेचरेशन हो जाएगा। तो यहां भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, that temperature at which enzyme activity is maximum। ठीक है जी, तो ऑप्टिमम तापमान जब अचीव हो जाता है वहां पे बेस्ट रिजल्ट हमें मिलता है। देख लीजिए जी, लीफ का टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे, फोटोसिंथेटिक रेट हमने वाई एक्सिस पे लिया। अब आप देखिएगा जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, 50, हमने किस तरह से दिखाया कि C3 प्लांट्स में हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ा, परंतु एक तापमान पे आने पे ये चीज अब डिक्रीज होने लगेगी। क्यों? क्योंकि उसके बियॉन्ड एंजाइम्स डीनेचर होने लगेंगे। कोई भी चीज कोई इनडेफिनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर सकती है। C4 प्लांट्स में ये हायर टेम्परेचर टॉलरेंस हमें देखने को मिल रहा है। आपने देखा जी, यहाँ पे ऑप्टिमम एक हायर टेम्परेचर पे जाके अचीव हुआ। उसका रीजन हमने देखा था C4 प्लांट्स में वो क्रेन्स एनाटॉमी और किस प्रकार से उन्होंने बंडल शीट सेल्स को अंदर की तरफ कर लिया, लीफ के अपर एपिडर्मिस से नीचे चले गए हैं वो बंडल शीट सेल्स, वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ रिथ लाइक अरेंजमेंट बताया था मैंने आपको। तो कूलिंग इफेक्ट उन्होंने अचीव करा है, राइट जी। तो C3 प्लांट, C4 प्लांट दोनों में ही तापमान बढ़ने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, परंतु ऑप्टिमम टेम्परेचर दोनों के लिए अलग हो जाएगा, राइट। C4 प्लांट्स में वो हायर टॉलरेंस हमें देखने को मिलता है। इज इट क्लियर जी? C3 प्लांट्स वर्सेस C4 प्लांट्स, ये दोनों के लिए अलग हो जाएगा, राइट। C4 प्लांट्स में वो हायर टॉलरेंस हमें देखने को मिलता है। इज इट क्लियर जी? C3 प्लांट्स वर्सेस C4 प्लांट्स, ये रहा ग्राफ C3 प्लांट्स का, ओके। ये रहा ग्राफ C4 प्लांट्स का। अंतर नजर आ रहा है दोनों के ऑप्टिमम टेम्परेचर में। ऑप्टिमम टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट विच द एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम, राइट। टेम्परेचर में अच्छा ये भी हो जाएगा, अडेप्टेशंस भी हैं बेस्ड अपॉन द हैबिटेट। जैसे जो ऑर्किड्स हैं, ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं, बेटर तरीके से टॉलरेट कर पाएंगे। मैपल जो है टेम्परेट प्लांट है। सो प्लांट्स के हैबिटेट के हिसाब से भी उनकी अपनी जो है अडेप्टेशंस होती हैं टेम्परेचर टॉलरेंस को लेकर के, ये बात याद रखिएगा जी। चलो अब जल्दी से एक बार देख लेते हैं सिग्निफिकेंस क्या है फोटोसिंथेसिस का। फैक्टर्स तो हमने सारे देख लिए भाई, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में सनलाइट देख लिया, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, सारी बातें समझ ली। देन हमने इंटरनल फैक्टर्स में लीफ के बारे में ही बेसिकली पढ़ा था कि भाई लीफ में किस तरह से मेसोफिल सेल्स अरेंज्ड है, ओरिएंटेशन क्या है उनका, क्लोरोप्लास्ट का ओरिएंटेशन कैसा है, राइट, सनलाइट के हिसाब से। देन हमने ये भी देखा कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स कितने हैं उसके हिसाब से। लीफ की